गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट शहरी जीवन से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, शहरी जीवन अंडरलाइन कर रहा हूँ, गोल दायरे में लिया है मैंने इसके बारे में। जो शहरी जीवन होता है, शहर के अंदर कुलीन वर्ग, सम्भ्रांत वर्ग या फिर उच्च वर्ग के लोग रहते हैं जिनके पास संसाधनों की कोई भी कमी नहीं होती। कहने का भाव ये है कि जिन लोगों के पास धन दौलत बहुत अच्छी होती है वो गाँव से पलायन करके कहाँ चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। और समाज का एक छोटा सा जो वर्ग होता है वो वहाँ पर जा कर के क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। और वही लोग, हमें इस बात का कैसे पता लगता है कि ये लोग अमीर थे, तो वो हमें प्रयोग की गई उनके द्वारा जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि ये अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, सोने के पात्र, उसके बाद में सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सजावटी खंजर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है या तो उन प्राप्त स्थलों से मिली है या फिर उन लोगों की कब्र के अंदर उनके साथ क्या मिली है, दफनाई गई है। इससे ये पता लगता है कि वहाँ रहने वाले लोग आम नागरिक नहीं हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे कानूनी दस्तावेज है जिससे हमें वहाँ के विवाह के नियम या उत्तराधिकार के बारे में भी क्या लगता है, पता लगता है। सबसे पहले परिवार की बात की जाती है तो वहाँ एकल परिवार था। ये देखिए कौन सा परिवार था, एकल परिवार। इसमें क्या होगा, पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा कि एकल परिवार से आप क्या समझते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता था उस एकल परिवार में उस पुरुष या उस पत्नी के माता पिता भी उनके क्या रहते थे, साथ रहते थे। जो विवाह होते थे वो बिल्कुल जो है रजामंदी से होते थे। विवाह के लिए जो है दोनों तरफ से वर और वधू के माता पिता के द्वारा जो है उनको अनुमति दे दी जाती थी। उसके बाद में वर और वधू पक्ष के लोग जो है आपस में उपहारों को भी क्या करते थे, साझा करते थे। ये थी उनकी वैवाहिक स्थिति। और जब ये सारी रस्में जब कंप्लीट हो जाती थी तो उसके बाद में ये देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आज भी है। यानी कि जो घर की जो संपत्ति होती थी वो आज भी जैसे बेटों के पास ही सुरक्षित रहती है, तो उस समय भी ऐसा ही था। अब हम किस नगर का अवलोकन करेंगे, उरनगल का अवलोकन करेंगे। उरनगर की खुदाई के बाद जो है मेसोपोटामिया के अंदर जो है एक 1930 के अंदर खुदाई के दौरान जो है एक ऐसा शहर जो है देखने के अंदर आया। लेकिन ये शहर खुदाई के दौरान हमें देखने को मिला कि व्यवस्थित नहीं था। गलियां थी जो वो टेढ़ी मेढ़ी थी। ये पर्सन यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कि उरनगर कैसा था, या मेसोपोटामिया के उरनगर की विशेषताओं के बारे में बताइए। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए आप। फर्स्ट, टेढ़ी और क्या थी, मेढ़ी गलियाँ थी, इसलिए पहिए वाली गाड़ी वहाँ के घरों तक क्या नहीं कर पाती थी, पहुँच नहीं पाती थी। सेकंड कर रहा हूँ, जो ईंधन और गट्ठे होते थे वो किससे लाद कर लेके जाए जाते थे। नंबर 2, गधों के ऊपर, क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी और गधे ही वहाँ तक क्या हो सकते थे, पहुँच सकते थे। तीसरा, जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जैसी हमें कहाँ मिलती है, मोहनजोदड़ो में। पॉइंट नंबर 3, क्यों क्या होता था कि घर का जो मल होता था या जो कूड़ा करकट होता था उसके लिए एक हौज बना दिया जाता था घर में ही, और पहले वो उसके अंदर इकट्ठा होता था। और वो रीज़न भी बताते हैं कि ये नलिकाएं जो हैं भीतरी आंगन में क्यों होती थी, और घर की छतों का ढलान भी जो अंदर आंगन की तरफ होता था ताकि बारिश के समय में जो जल भराव है वो गलियों के अंदर ना हो। एक ये भी कर रहा हूँ अंडरलाइन बेटा, ये देखो नंबर 4, ये हौज के बारे में दिया गया, ये भी पढ़ लेंगे आप। हौज ज़मीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा था जिसमें पानी और मल क्या होता था, जाता था। और ये देखिए क्यों होता था, ये तेज़ वर्षा आने के बाद जो है कच्ची गलियां जो है पूरी तरीके से कीचड़ से क्या ना हो जाए, भर ना जाए।
ये विशेषताएं हैं उस दौरान की उर नगर की। उसके साथ साथ में नंबर 5 पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये देखिए, लोग अपनी गली का जो कूड़ा कचरा था वो सारा कहाँ डाल देते थे, गली के अंदर, और जिस कारण जो है गली धीरे धीरे क्या हो जाती थी, ऊंची। और जब ऊंची हो जाएगी गली तो फिर लोगों को कुछ समय बाद अपनी घर की दहलीजों को भी क्या करना पड़ता था, ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा का पानी और कीचड़ बहकर किस में ना आ जाए, घरों में। नंबर 6 पे लिख रहा हूँ, ये देखिए, कमरों के अंदर जो है वो खिड़कियाँ नहीं थी, ठीक है, और जो हवा थे वो आंगन के अंदर जो दरवाज़ा खुलता था उससे आते थे। नंबर 7 यहाँ डाल रहा हूँ बेटा, ये वाला अंधविश्वास था वहाँ पर। शकुन और अपशकुन की पट्टिकाएँ जो हमें मिली हुई है, जैसे कि घर की अगर दहलीज ऊपर उठी हुई हो, दरवाज़ा, तो उससे क्या होगा कि घर के अंदर समृद्धि आएगी। एक अपना दरवाज़ा जो है किसी दूसरे के घर के सामने भी क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। ये सारी विशेषताएं थी उरनगर की। ये सारी विशेषताएं किसकी थी, उरनगर की। इसके अलावा लास्ट का एक पॉइंट और यहाँ पर हम नोट करेंगे कि लकड़ी का दरवाज़ा अगर भीतर की ओर नहीं खुलता है तो किसके लिए जो है यंत्रणा का कारण बनता है, पत्नी के लिए। तो ये उरनगर की जो है विशेषताएं थी। बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न, तो इसकी कितनी विशेषताएं आ गई हमारे सामने, 8, और एक ये प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है कि उरनगर जो है कैसा था। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। अब ये क्या होता था, पशुचारक का मतलब होता था कि जहाँ पर लोग जो है पशु चरा करके अपनी आजीविका क्या करते थे, चलाते थे। और यहाँ हम दूसरे नगर के बारे में बात करेंगे, और वो दूसरा नगर कौन सा है बेटा, यहाँ पर देखिए आप आराम से इसको, मारी। सेकंड नगर कौन सा है, ये एरो का निशान भी लगा दिया मैंने इस पर कि मारी। अभी तक हमने बात की थी उरूक की, लेकिन अगर उरूक के कंपैरिजन में मारी की अगर बात की जाएगी तो ये काफ़ी व्यवस्थित दिखाई दिया। और इसके अलग अलग क्षेत्र थे, जो फरात नदी थी उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो है कृषि भूमि थी। ये देखिए, ये गोल दायरे में ले रहा हूँ मैं, और ये देखिए संकेत है कृषि भूमि। लोग यहाँ पर क्या करते थे, खेती करते थे। तो ये दे भी रहा है, देखो, मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों रहते थे, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, पशुचारकों को अनाज और धातु की जरूरत पड़ती, तब वे पशुओं को पनीर और चमड़े के बदले में क्या करते थे, वस्तुएं प्राप्त करते थे। किन से, उन उद्योगपतियों से। बाड़े में वो पशु रखते थे तो उससे जो गोबर की बनी हुई खाद है वो किसानों के लिए भी क्या हो जाती थी, उपयोगी। और बहुत बार गडरिये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आवागमन करते रहते थे, उनसे ये वस्तुओं को जो है खरीदते और क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन कई बार उन दोनों के बीच में भी क्या हो जाते थे, युद्ध हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, क्योंकि गडरिये कई बार जो अपनी भेड़ बकरियों को या अपने जो पशुओं को जो है भरे खेत के बीच से क्या हो जाते थे, ले जाते थे। देखिए, पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेत से गुजार लेते थे। किसान की फसल को भी जो नुकसान होता था, ये खानाबदोश लोग होते थे, गांव पे हमला करके जो इनका माल भी क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि बहुत बार जो है किसान जो उन पशु चराने वाले को अपने गांव में ही क्या कर देते थे, रोक देते थे। अगर हम मेसोपोटामिया के आगे के इतिहास के बारे में अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि कृषि के में जो समृद्ध जो क्षेत्र था, वहाँ पर जो यायावर यानी कि खानाबदोश जो लोग हैं वो पश्चिमी एशिया से आते थे, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल से जो मध्य एशिया है वहाँ से आते थे। और खेतों के अंदर जो है उपजाऊ क्षेत्र में जो घास फूस होती थी उसके ऊपर अपनी बकरियां क्या करते थे, चराते थे, और यहीं पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। और धीरे धीरे जब उनकी भेड़ें और बकरियों की संख्या बढ़ जाती थी, उनको बेच करके वो क्या हो जाते थे, समृद्ध। और फिर यहीं पर ज़मीन लेकर के जो है वो मजदूर जो है खेती करना शुरू कर देते थे, और स्थायी रूप से क्या हो जाते थे, बस जाते थे। और सैनिक सेवा भी वो लोग जो है देना शुरू कर देते थे, मजदूरी भी यहाँ पर जो है करना शुरू कर देते थे। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए, समर्थ होकर यहाँ पर क्या हो जाते थे, वो लोग बस जाते थे। और ये खानाबदोशी जो लोग हैं वो कौन कौन से समूह के थे, अकदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मियन जाति के लोग थे। और मारी के जो राजा बाद में बने वो किस समाज से संबंधित थे, एमोराइट। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से क्या होती थी, भिन्न होती थी। मूल निवासी कौन थे, मेसोपोटामिया स्टेपी क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग, उनसे उनकी वेशभूषा क्या होती थी, अलग होती थी।
और मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का वो लोग क्या नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे, जबकि उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया था, किसका, डैगन, उनका जो देवता होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया का जो मारी नगर था उसके अंदर मिश्रित संस्कृति थी, विभिन्न जाति और समुदायों के लोग जो है यहाँ पर रहते थे, और संस्कृति मेसोपोटामिया की बहुत खुली थी। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के आसानी से क्या कर सकता था, रह सकता था और अपनी संस्कृति का क्या कर सकता था, पालन कर सकता था। ये देखिए आप, ये महल है, किसका महल है ये, मारी में जमरी लीलम का जो है, उनका जो राजा होता था उसका महल है ये देखिए आप कि रसोई घर कैसा होता था, स्नान घर कैसे होते थे उनके, उससे संबंधित है ये सारी की सारी चीज़ें। जो मारी था शहर, वहाँ पर जो है राजाओं को भी जो है बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत थी। उसका रीज़न था, जो चरवाहे होते थे उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, ये लोग जो है लूट पाट करके एक स्थान को जो है छोड़ कर क्या होते थे, चले जाते थे। तो राजा जो है उन पशु चारकों की गतिविधियों पर क्या रखता था, नज़र रखता था। ये देखिए पत्र व्यवहार में अक्सर जो है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये देखो आप कि रात में भी कई बार जो है आग से इशारे करने को, संकेत देने को एक सीवर से दूसरे सीवर में, तो अभी कहीं हो सकता है कि छापे या फिर जो है हमले की कोई योजना जो है बनाई जा रही हो। और जो मारी जो नगर था वो व्यापारिक नगर था, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यापारिक स्थल के ऊपर बसा हुआ था। तो जब व्यापार किस किस चीज़ का होता था, टिक कर रहा हूँ, लकड़ी का, तांबे का, रांगे का, तेल का, मदिरा का और अन्य किस्मों का माल जो है नावों के जरिए, क्योंकि नदी के किनारे था। अभी पीछे जो हमने मैप के ऊपर गोल दायरा लगाया था तो फरात नदी बह रही थी, उसके नज़दीक था, तो नावें जो है नदी के अंदर आसानी से क्या करती थी, चलती थी। और उसी रास्ते से जो है तुर्की, सीरिया, लेबनान, इन इलाकों के अंदर जो है ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। और इस व्यापार के बल पे ही ये नगर जो है उरूक की अपेक्षा एक बहुत समृद्ध जो है शहरी क्या है, केंद्र। कई बार ये प्रश्न आ जाता है उरूक और या फिर उरूक और मारी नगर के बीच में अंतर जो है स्पष्ट कीजिए। और इसके साथ साथ दक्षिणी जो नगर थे वहाँ पर घिसाई के पत्थर, ये टिक मार्क कर रहा हूँ मैं, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब और तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में क्या करते थे, रुका करते थे। और इन्हीं जलपोतों के ऊपर जो है सामान लदा हुआ होता था और उसे आगे बढ़ने की क्या होती थी, इजाज़त होती है। और इसके लदे हुए माल की कीमत पर क्या कितने प्रतिशत जो है कर लिया जाता था, 10%। ये भी फ़र्क था, व्यापारिक जो कर था उससे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक उन्नति जो है मारी ने की। उससे राजाओं को का जो राजकोष था उसके अंदर पैसा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आया। और यह महत्वपूर्ण जो व्यापार होता था वो तांबे और किसका होता था, टीन का। रांगे का व्यापार भी होता था, क्योंकि कांसा और टीन को मिलाकर के किसका निर्माण किया जाता है, रांगे को मिलाकर के तांबे में कांसे का निर्माण जो है किया जाता था। और सैनिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये सबल नहीं था। ये तो हमने पहले भी बताया, देखिए कि राजाओं को जो है, अंडरलाइन ही नहीं है बल्कि गोल दायरे में डाल दिया है मैंने इसको, कि राजा हमेशा सतर्क और क्या रहता था, सावधान रहता था। इतना ज़्यादा जो है राजा सैनिक दृष्टि से मजबूत नहीं था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेसोपोटामिया जो शहर है, उसकी जो संस्कृति है उसका क्या महत्व है। यहाँ पर एक महाकाव्य लिखा गया था, गिलगेमिस। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, गिलगेमिस से आप क्या समझते हैं। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने नगरों के ऊपर क्या करते थे, गर्व महसूस करते थे। उन सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने किस में किया, गिलगेमिस जो उनका महाकाव्य था उसमें। और ये महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पे लिखा गया था, 12 पट्टिकाओं पे। तो उन्होंने बताया था, किलगेमिस ने के अंदर जो है एन मरकर ने बताया कि उरूक नगर के ऊपर जो है ये व्यक्ति क्या करता था, शासन करता था। उसके राजा के नाम से ही एक महाकाव्य क्या किया गया था, लिखा गया था, जिसने दूर दूर के प्रदेशों को अपने क्या कर लिया था, अधीन कर लिया था। एक बार क्या हुआ था, उसका जो कहानी के जरिए बताया गया कि उसका एक मित्र था, वो अचानक क्या हो गया, मर गया। और इससे वो क्या हो गया, दुखी हो गया। अभी एक दिन उसे भी क्या हो गया, मर जाना है। तो वो चाहता था कि मैं हमेशा के लिए जो है क्या हो जाऊं, अमर हो जाऊं।
इसकी खोज में वो क्या हो गया, निकला और उसने सागरों और महासागरों और दुनिया भर का क्या लगाया था, चक्कर लगाया था, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में जो है सफलता नहीं मिली और हार कर वो वापिस जो है गिलगिमेश जो है वापिस कहाँ पर लौट आया, उरूक नगर के अंदर लौट आया और वहाँ अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पीछे जो है क्या करने लगा, चहलकदमी। और तभी उसकी नज़र जो है पक्की ईंटों के ऊपर पड़ी, जिससे उसकी नींव क्या की गई थी, डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा और इस प्रकार जो है उरूक नगर की विशाल प्राचीर का आकार उस महाकाव्य की लंबी वीरता और उसकी साहस भरी कथा का भी क्या हो गया, अंत हो गया। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि गिलगामेश महाकाव्य से आप क्या समझते हैं, तो ये उसके राजा की जो व्यथा थी या उसका जो शौर्य था उसका क्या करता है, गुणगान करता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है लेखन कला कि हमने पहले बात की थी जब ये पाठ शुरू हुआ था कि शहरी जीवन और लेखन कला टॉपिक है हमारा, यही पाठ का टाइटल है हमारा कि लेखन कला का विकास जो है वो कहाँ पर हुआ, मेसोपोटामिया के अंदर हुआ और वहाँ के शहरी जीवन के बारे में। तो शहरी जीवन के बारे में उरूक और मारीनगर में हमने पढ़ लिया। लेखन कला में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुमेरियन अकदी भाषा बोली जाती थी, किलाक्सर जो है लिपि थी और कैसे जो है सुमेरियन भाषा का अकदी भाषा ने क्या ले लिया, स्थान ले लिया। उसके बाद भी जो है ये लोग जितना भी अपना लेखन कौशल का उपयोग करते थे उससे जो हमें जो है इनकी किताबें मिली हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो है इस प्रकार की जो है गतिविधियाँ हो रही थी। और हमें ये भी लगता है कि जो लेखन कला जो है उसकी देन क्या थी, उसकी देन ये थी कि वो ये लोग चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारे इतिहास के बारे में क्या करें, जाने। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। विज्ञान को जीवित रखने के लिए किताबों की ज़रूरत थी, विद्वान आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें क्या कर सके, पढ़ सके। और मेसोपोटामिया की ये देन थी। उसकी कालगणना और गणित की विद्वता भी जो है क्या थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये देखो सारी चीज़ बताया था। ये मान है यहाँ पर 2 का वर्गमूल, अगर आज के टाइम में देखेंगे तो ये बिल्कुल सटीक होता है। इसके अलावा किसी खेत का क्षेत्रफल कितना कितना है तो उसे उंगल के सहारे जो है पानी में डुबा तो उसका आयतन भी ये लोग क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा होती है चंद्रमा की, वो एक वर्ष के अंदर जो 12 महीनों के अंदर विभाजन किया था इन्होंने। एक महीने को 4 हफ्ते, जैसे आज हम डिवाइड करते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे आज हम कहते हैं 1 घंटा जो है 60 मिनट का होता है। ये सब विभाजन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का था, क्या था, एक हिस्सा था। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि रियल में जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी और उसकी जो लेखन कला थी उसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। ये देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होंगे, इन सब के बारे में भी जो है वो हिसाब रखते थे। आकाश के अंदर तारे और उसकी स्थिति के बारे में भी उनको क्या होती थी, जानकारियाँ होती थी। मेसोपोटामिया के लोगों की ये जो उपलब्धियाँ थी, यदि लेखन कला और विद्यालय जैसी संस्थाओं का अभाव था जहां विद्यार्थी पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते, नकल करते और साधारण हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार नए बनाकर ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की जो है बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। कहने का भाव इसका ये है यहाँ कि स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनको केवल अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता था, केवल मात्र जो है उन्हें क्या नहीं दिया जाता था, अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता था। और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग जो है आधुनिक तौर तरीकों से जो है परिचित नहीं थे। इन लोगों को जो है बहुत कुछ जो है पता था। और उसका एक जो है उदाहरण आपके सामने है यहाँ पर। अबसुरनी पाल, एसुरीबनी पाल, उसने एक जो है बहुत बड़े पुस्तकालय का भी क्या करवाया था, निर्माण। कहाँ करवाया था, अपनी राजधानी निन्वे में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है कि असुरबनीपाल ने जो है पुस्तकालय का निर्माण जो है कहाँ पर करवाया था। तो लेखन कला की ये देन थी। यहाँ भी हमारा ये प्रश्न क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों की जो लेखन कला थी वो जो है किस प्रकार की थी। इस आधार के ऊपर जो है ये हमारा जो आज का जो पार्ट है सेकंड, जो हमारी आज दूसरी क्लास में ये चल रहा था, ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर जो आपको इस दौरान मैंने बताए हैं उन सब को बहुत अच्छे से जो अपनी बुक में राइट डाउन करेंगे। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम आपको जो है एक PDF प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चन और आंसरों की, सेल्फ मेड नोट्स हैं, और उनको जो है आप अपने जो नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, तैयार करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।